औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर ऑनलाइन क्लास में। स्टूडेंट्स, इससे पिछले वीडियो लेक्चर्स में अपनी ज़ूम क्लासेस में हमने केमिस्ट्री 1 के मुख्तलिफ टॉपिक्स को समझा था और आज के इस लेक्चर में बेटा हम समझने जा रहे हैं टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग को। देखो, बॉन्डिंग का मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का आपस में मिलना। केमिकल बॉन्डिंग का मतलब हो जाएगा सर दो या दो से ज़्यादा केमिकल सब्सटेंसेस का आपस में मिलना। क्या कहलाएगा? केमिकल बॉन्डिंग कहलाएगा। अब हमें सवालात क्या क्या पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। सर, सबसे पहले हमें चंद एक डेफिनेशंस अपनी क्लियर करनी है, तो मैं इन डेफिनेशंस को सामने आपके रीड करता हूँ बेटा। सबसे पहली डेफिनेशन है एटॉमिक रेडियाई। व्हाट इज एटॉमिक रेडियाई? हम कहते हैं सर इट रेफर्स टू वन हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड आइडेंटिकल एटम्स। यानी अगर दो आइडेंटिकल एटम्स के दरमियान जो फासला आ रहा है आपका, उसको आप नाम दे रहे हैं एटॉमिक रेडियाई का। अगर समझने के लिए मैं आपके सामने बेटा इस बात को एक्सप्लेन करता हूं तो मैं इस तरह से आपको समझाऊंगा कि हमारे पास अगर एक एटम है, ये उसका एक शेल है, और दूसरा एटम है, ये उसका एक शेल है। अगर इन दोनों के दरमियान का मैं फासला कैलकुलेट करूं तो ये भी एटॉमिक रेडियाई कहलाएगा। इसके अलावा अगर मैं कहता हूं कि सर ये न्यूक्लियस है, ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, न्यूक्लियस से इस आखिरी शेल तक का फासला भी क्या कहलाएगा? एटॉमिक रेडियाई कहलाएगा। अब अगली डेफिनेशन आ जाती है सर हमारे पास आयोनिक रेडियाई की। ये क्या है? इट इज़ द मेजर ऑफ एन एटम्स आइन इन अ क्रिस्टल लैटिस। याद रहे बेटा कि अगर मैं आपको कहता हूं कि मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूं Na के लिए, तो ये तो हमारे पास कहलाएगा सोडियम एटॉमिक रेडियस। लेकिन अगर अब मैं कहता हूं कि मैं Na प्लस के लिए कैलकुलेट करने जा रहा हूं, तो ये बन जाएगा बेटा हमारे पास सोडियम का आइन। तो जो रेडियस भी आप कैलकुलेट करेंगे वो क्या कहलाएगा? आयोनिक रेडियस कहलाएगा। सर, अब कोवेलेंट रेडियस क्या होता है? इट इज़ वन ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड डिस्टेंस। यानी अब अगर हमारे पास हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मौजूद है, इन दोनों हाइड्रोजन के दरमियान कौन सा बॉन्ड बनता है? सर, हम जानते हैं कि हाइड्रोजन के दरमियान बनता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो अभी हमारी किसकी एग्जांपल बन जाएगा? कोवेलेंट रेडियाई की एग्जांपल बन जाएगा। अब आइए मैं आपको बेटा एक सिनेरियो समझाता हूँ, उससे कुछ डेफिनेशंस और बॉन्डिंग हमारे जहन में क्लियर होंगी। मैं ये बात आप सब जानते हैं कि हमारे पास बेटा ऑक्टेट रूल होता है, और ऑक्टेट रूल के मुताबिक हम कहते हैं कि हर एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, तो ये बनता है बेटा 2, 8 और 1। 2, 8 और 1 का मतलब होता है पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। इसको कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए? सर, 7 और चाहिए। तो ये सोडियम जिससे भी मुलाकात करेगा क्या कहेगा? भाई ये काम करो, मुझे अपने 7 इलेक्ट्रॉन दे दो। वहाँ पर क्लोरीन आता है, एटॉमिक नंबर 17, 2, 8, 7। ठीक है, इसको कितने चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये सोडियम इस क्लोरीन को क्या कहेगा? अपने 7 इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो। तो बेटा क्या क्लोरीन अपने 7 इलेक्ट्रॉन देगा? आप नाम गर्दन हिला रहे हैं कि नहीं सर, क्लोरीन अपने 7 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, जबकि वो उससे 1 इलेक्ट्रॉन छीनेगा। तो जो ताकत बेटा क्लोरीन लगा रहा है, उस ताकत का नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिससे क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की बात कर रहा है। और वो ताकत जिससे सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन देगा, उस ताकत को बेटा हम नाम देंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। तो अगर मैं इनको डिफाइन करता हूं तो कहूंगा द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू लूज इलेक्ट्रॉन, दैट इज आयोनाइजेशन पोटेंशियल। और इनके दरमियान जो बॉन्ड बना है, उस बॉन्ड का नाम होगा आयोनिक बॉन्ड, चूंकि सर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने की। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये बात आप लोगों को समझ में आ गई है। आइए डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो सर डेफिनेशन आती है हमारे पास, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, यानी आखिरी इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा? आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन एटम्स पावर टू अट्रैक्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आती है बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इट इज एनर्जी रिलीज व्हेन एन एनाइन इज फॉर्म बाय द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आपके पास जब एनाइन बनेगा ना क्लोरीन, तो इसमें से भी एक एनर्जी रिलीज होगी, और उस एनर्जी को हमने नाम दिया है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। तो 3 एनर्जीज पढ़ ली बेटा अब तक हमने। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिससे इलेक्ट्रॉन खींचा गया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो इलेक्ट्रॉन का चेंज आया, और आयोनाइजेशन पोटेंशियल जिससे 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया गया। फिर आता है सर हमारे पास बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी क्या है? इट इज अ मेजर ऑफ केमिकल बॉन्ड्स स्ट्रेंथ
इट इज़ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ पार्ट ऑफ मोल। जब आप किसी भी चीज़ को ब्रेक करने की बेटा बात करोगे तो उसमें जो एनर्जी आएगी वो क्या कहलाएगी? बॉन्ड एनर्जी कहलाएगी। फिर बॉन्ड लेंथ क्या है सर? डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई ऑफ बॉन्डेड एटम्स। जैसे कार्बन के लिए हम कहते हैं कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ होती है। अब बेटा इस चैप्टर में कुछ ग्रुप ट्रेंड है और यहाँ पर इस वक्त आप देख रहे हैं कि ग्रुप ट्रेंड आपके सामने बिल्कुल एक टेबुलर फॉर्म में एक्सप्लेन किए गए हैं और आपको इसी तरह बेटा ये याद करने होते हैं, चूंकि पेपर में इससे हमें एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। पहला ग्रुप ट्रेंड है एटॉमिक रेडियस। अब मैं आपसे अगर पूछता हूँ ग्रुप 1A की बेटा मैं बात करता हूँ अगर, तो 1A अगर मैं आपके सामने लिखता हूँ तो मैं लिखूंगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, जिसको आप सुनेंगे लुबना ने की रब से फरियाद। तो बेटा कितने शेल हैं? 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा बेटा? ऑब्वियसली बात है सर, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा। ठीक है। पीरियड क्या होगा सर? डिक्रीज होगा, चूंकि जब आप ऐसे जाएंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ेगी। देखो फैक्टर क्या है? नंबर ऑफ शेल, शील्डिंग इफेक्ट एंड न्यूक्लियर चार्ज। तो क्या होगा? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा होगा। अब आओ आयोनिक रेडियस पर। आयोनिक रेडियस का मतलब है, अगर मैं आपसे यहाँ पर सवाल पूछता कि सोडियम है और सोडियम प्लस है तो इनमें से किसका साइज ज़्यादा बड़ा होगा? तो आप कहेंगे सर इसके 11 इलेक्ट्रॉन है तो 3 शेल होंगे इसमें, और प्लस का मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। जब 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो शेल भी खत्म हो जाएगा। तो कितने शेल आ गए? 2 शेल आ गए। तो क्या बेटा मैं ये कह सकता हूँ द साइज ऑफ सोडियम इज ग्रेटर देन साइज ऑफ Na पॉजिटिव? और क्लोरीन में बेटा अब हम कहेंगे कि Cl से Cl माइनस हो गया, 17 से 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। जब 17 से 18 इलेक्ट्रॉन हो गए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बढ़ेगी। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बढ़ेगी तो न्यूक्लियस के नज़दीक आएंगे इलेक्ट्रॉन, तो साइज कम हो जाएगा। तो देखो ये बात लिखी हुई है बेटा, फॉर पीरियड इट डिक्रीजेस एंड फॉर ग्रुप इट इंक्रीजेस। फैक्टर बिल्कुल वैसे ही एटॉमिक रेडियस जैसे। कोवेलेंट रेडियाई अगेन ग्रुप में इंक्रीज होगा, पीरियड में डिक्रीज होगा, चूंकि रेडियस ही है ना। बॉन्ड लेंथ ग्रुप में बढ़ती है, जैसे जैसे आप नीचे आते हैं तो बॉन्ड लेंथ बढ़ना शुरू हो जाएगी और पीरियड में कम होगी। अब जाहिर है बॉन्ड लेंथ इसलिए बढ़ेगी कि न्यूक्लियस से लेकर वैलेंस शेल तक का फासला भी बढ़ रहा है। 2 शेल का अलग फासला था, 3 शेल का अलग फासला हो गया, 4 शेल का अलग फासला हो गया, तो बॉन्ड लेंथ भी चेंज हो गई आपके पास। अब आते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। ग्रुप में ये डिक्रीज होती है, यानी अब मैं अगर आपको ये बेटा यूं समझाऊं कि क्लास में डेस्क पे जो पहले डेस्क पे बच्चा बैठा होता है और एक आखिरी डेस्क पे बच्चा बैठा होता है, कौन सा बच्चा ज़्यादा मस्ती कर सकता है? पहले डेस्क वाला या आखिरी डेस्क वाला? तो आप कहेंगे सर पहले डेस्क वाले पर टीचर की बहुत नज़र है, आखिरी डेस्क वाला बच्चा मस्ती कर सकता है। तो बिल्कुल वैसे ही बेटा मैं यहाँ पर कहूँगा कि पहले डेस्क पर यानी जो नज़दीक इलेक्ट्रॉन है उसका निकलना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन दूर है उसका निकलना बहुत आसान है। तो ये हमारे पास यहाँ तक कि ग्रुप ट्रेंड हुए। आइए बेटा आगे और ग्रुप ट्रेंड्स की जानिब बढ़ते हैं। तो अब अगले ग्रुप ट्रेंड्स में स्टूडेंट्स हमारे पास आता जा रहा है। अब वो ग्रुप में डिक्रीज हो रहा है तो पीरियड में क्या होगा बेटा? इंक्रीज होगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ग्रुप में कम होगी, चूंकि इलेक्ट्रॉन तो नहीं आ रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन तो पीरियड में आना स्टार्ट हो रहे हैं, तो पीरियड में इंक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वैसे तो हम कहते हैं कि 1A और 2A तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव हैं, चूंकि वो तो इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो जैसे जैसे आप ग्रुप में जाते जाएंगे नीचे तो वो डिक्रीज होता जाएगा, लेकिन पीरियड में आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। और अगर मैं आपसे पूछता हूं कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, तो बेटा ये बात आपको याद होनी चाहिए कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास होती है फ्लोरीन की 4.0। ये बात एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है आपसे। बॉन्ड एनर्जी, यानी अब तक जितने फैक्टर देखे हमने, सिर्फ एक फैक्टर ऐसा था एटॉमिक रेडियस जो इंक्रीज हुआ था, बाकी तमाम के तमाम ग्रुप में डिक्रीज हो रहे हैं। तो इससे भी आप याद कर सकते हो आसानी से, सारे समरी बन गई आपकी। बॉन्ड एनर्जी में हम कहते हैं ग्रुप में डिक्रीज होगी और पीरियड में अगेन ये भी इंक्रीज होगी। अब यहाँ पर हमारे पास आता है सर एनर्जेटिक्स ऑफ अ बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन के हमारे पास दो पोटेंशियल एनर्जी जो डिक्रीज हो रही होती है उसकी दो अप्रोचेज हैं। एक अट्रैक्शन कम हो या एक अट्रैक्शन बढ़ जाए या रिपल्जन कम हो जाए। जब तक अट्रैक्शन ना बढ़ेगी, रिपल्जन कम नहीं होगी, आपके पास जो एनर्जीज हैं वो डिक्रीज होना स्टार्ट होंगी। अब इसी एनर्जी का ताल्लुक बेटा हम बनाते हैं बॉन्डिंग के साथ, और आइए कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं। सबसे पहले आयोनिक बॉन्ड के, ये कौन सा बॉन्ड होता है सर? जिसमें हम इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो हम यहाँ पर कहते हैं सर आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म व्हेन अ मेटल एटम ट्रांसफर 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफ़र हो जाएगा बेटा तो उसको हम क्या नाम देंगे? आयोनिक बॉन्ड का नाम देंगे। इस बात को बेटा ध्यान से याद करना है और लिखना है आपको।
द अपोजिटली चार्ज आयन गेट अट्रैक्शन थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड। जिसने इलेक्ट्रॉन दिया वो बन जाएगा मेरे बेटा पॉजिटिव, और जिसने इलेक्ट्रॉन लिया वो क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। अब देखो क्या लिखा हुआ है, इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द एटम इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 1.7 देन द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन देम हैव मोर देन 50% आयोनिक कैरेक्टर। ये वाली बात आपको बेटा एमसीक्यूज में पूछी जाती है। 1.7 याद रखना, अगर उनकी एनर्जी का डिफरेंस 1.7 जितना या 1.7 से ज़्यादा आ जाए तो समझ जाना कि आपके पास क्या चीज़ बनने वाली है। आपके पास जो भी एनर्जी फॉर्म हो रही है उसमें आयोनिक कैरेक्टर्स 50% से ज़्यादा है। इन सॉलिड स्टेट ईच कैटाइन सराउंड, कैटाइन क्या होता है, जो पॉजिटिवली चार्ज होता है, विद एनाइन एंड ईच एनाइन विद कैटाइन, कैटाइन के साथ एनाइन होगा बेटा और एनाइन के साथ कैटाइन होगा। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन फ्यूज स्टेट और एक्वस सॉल्यूशन। इस बात को याद रखने के लिए मैं आपको नमक की एग्जाम्पल दूंगा। सॉल्ट एंड वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ना, वो अगर आपने 3 इडियट्स मूवी देखी तो उसमें ये बात एक एग्जाम्पल दे के एक्सप्लेन की गई है। जिन लोगों ने देखा है उनको याद आ रहा होगा इस वक्त। दे आर सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट, वाटर पोलर होता है ना, यस सर। पानी हल होता है नमक में, यस सर हल होता है, तो दे आर सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट हो गया। एंड इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होगा। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये नमक का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है कम होता है, सर बहुत ज़्यादा होता है, अराउंड 800 होता है ना वैसे डाउन। और आप लोगों ने वो जो प्रोसेस पढ़ रहे होते हैं उसमें भी प्रिपरेशन में कास्टर कैलेंडर में भी पढ़ा होता है। और आपने देखा मकई जो बना रहे होते हैं वो नमक का इस्तेमाल करते हैं, तो नमक का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है इसीलिए इस्तेमाल करते हैं ना। तो नमक अगर आप याद करोगे तो आयनिक बॉन्ड बेटा आपको याद हो जाएगा। हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटाइन एंड एनाइन, और इस फोर्स का नाम क्या होता है मेरे बच्चों, कोलम्बिक फोर्स इस फोर्स का नाम है। अब कोवलेंट बॉन्ड पे आते हो तो आपको कहा जाता है कि सर अगर डुप्लेट और ऑक्टेट रूल, डुप्लेट हाइड्रोजन और हीलियम के लिए बेटा और ऑक्टेट बाकी तमाम के लिए, is completed by sharing of electrons between two electronegative elements, then the bond is covalent bond। अब इसकी दो टाइप्स हैं, पोलर और नॉन पोलर। आइए इस बात को मैं आपको इस तरह एक्सप्लेन करता हूं कि सर अगर हमारे पास दो एलिमेंट्स मौजूद हैं और वो एलिमेंट्स कौन कौन है, वो एलिमेंट्स क्लोरीन और क्लोरीन है। तो क्लोरीन के पास बेटा कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 17। फिर इसके पास भी कितने, 17। इसको भी कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1। इसको भी कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1। अब ये दोनों आपस में एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन छीन तो नहीं सकते, ताकत बराबर है, तो ये कहेंगे हम आपस में शेयर करते हैं। लेकिन ये बताओ ये शेयरिंग कैसी होगी, इक्वल होगी या किसी एक के पास ज़्यादा किसी एक के पास कम। सर ये तो इक्वल शेयरिंग होगी। लेकिन अगर बेटा अब मैं आपको कहता हूँ HCl है, ये 1 है, ये 17 है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये अपना इलेक्ट्रॉन दे तो नहीं सकता लेकिन शेयर करेगा। लेकिन क्या ये भी बराबर वक्त के लिए शेयर करेगा, नहीं सर, ये ज़्यादा देर के लिए देगा और कम देर के लिए लेगा। तो इसीलिए हम कहते हैं पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव साइन आता है। अब इस बात को मैं यूँ एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर आप 2 भाई बहन हैं घर में और दोनों की एज सेम है और आपको फ़ोन दिया जाता है यूज़ करने के लिए, तो एग्जैक्टली आधा घंटा अगर भाई ने यूज़ किया तो एग्जैक्टली आधा घंटा बहन यूज़ करेगी। लेकिन अगर आपकी एज में डिफरेंस है 10 साल का, तो जो बड़ा है वो ज़्यादा देर के लिए यूज़ करेगा। तो यहाँ पर ये बड़ा भाई है, ये छोटा भाई है। बड़ा भाई ज़्यादा देर के लिए इलेक्ट्रॉन ले रहा है, छोटा भाई कम देर के लिए रखेगा। इसमें पोल जनरेट हो गया मेरे बच्चों, तो इसको हम नाम दे देते हैं पोलर का, और ये क्या बन जाएंगे, नॉन पोलर बन जाएंगे। पेपर में कभी कभी पहचानने के लिए आ जाता है कि पहचानिए कौन सा कंपाउंड पोलर है और कौन सा नॉन पोलर है। तो कैसे पहचानोगे, सर पोलर वो होगा हमारे पास जिसमें 2 अलग अलग एलिमेंट्स आपको नज़र आ रहे थे, और नॉन पोलर वो होगा जिसमें एक सिंगल एलिमेंट आपको नज़र आ रहा था। तो HCl के लिए हम कहते हैं कि सर ये HCl बना हुआ है, H2O बना हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड बना हुआ है, ये सब हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड्स की एग्जाम्पल हैं। अब इसमें हमारे पास सिंगल, डबल और ट्रिपल की बात आती है। बेटा अगर 1 इलेक्ट्रॉन दिया है तो सिंगल बॉन्ड कहते हैं, अगर 2 इलेक्ट्रॉन दिया है तो डबल बॉन्ड कहते हैं, और अगर 3 इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो बेटा हम उसको ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड का नाम देते हैं। अब आइए कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड पर। हम कहते हैं सर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब ये है कि अब बॉन्ड कंप्लीट हो चुका। अगर मैं आपको बेटा अमोनिया की एग्जांपल देता हूं तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सर आउटर मोस्ट शेल में इसके 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 हाइड्रोजन आ जाते हैं तो 8 हो जाते हैं। सर इसका ऑक्टेट तो पूरा हो जाता है, लेकिन इसका एक लोन पेयर बाकी होता है। तो एक H पॉजिटिव इसके पास आता है। H पॉजिटिव का मतलब क्या है, H पॉजिटिव का मतलब है 0 इलेक्ट्रॉन उसके पास। तो सर
एक दाना भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जब उसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये दो लोन पेयर की शेयरिंग करेगा। लेकिन क्या बेटा ये शेयरिंग डबल साइडेड होगी? नो सर, ये शेयरिंग डबल साइडेड नहीं होगी, ये शेयरिंग सिंगल साइडेड होगी, चूंकि हमारे पास सिर्फ एक ही तरफ से नाइट्रोजन की तरफ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। तो ऐसे ही बेटा हम बॉन्डिंग को नाम दे देते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड का। इट इज रिप्रेजेंटेटेड एज दिस एरो। एटम आइन मॉलिक्यूल डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड एज डोनर और लिविस बेस। जो इलेक्ट्रॉन देगा वो लिविस बेस है, इसीलिए अमोनिया बेस होता है ना। सवाल ये भी आ सकता है कि अमोनिया को बेस डिक्लेयर किया तो कौन सी थ्योरी ने सपोर्ट किया? जब अमोनिया को बेस डिक्लेयर किया तो हमारे पास लिविस थ्योरी ने सपोर्ट किया था। एंड एटम आइन मॉलिक्यूल एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन पेयर आर कॉल्ड एज लिविस एसिड्स। ये वाली बात बेटा याद रखनी है आपको। कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स आर फॉर्म बिटवीन एटम्स ओनली इफ दे आर ऑलरेडी बॉन्डेड कोवलेंटली। पहले से बॉन्ड जिसने बनाया हुआ है वही इस बॉन्ड को फॉर्म करता है। तो NH3 की बेटा एग्जांपल आ जाती है हमारे पास। अब इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होता है? जिसे हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी भी कहते हैं। सर ये थ्योरी हमें बताती है वैलेंस शेल के बारे में। वैलेंस शेल होता है बेटा पहला दूसरा या तीसरा नहीं, बल्कि वैलेंस शेल होता है हमारे पास आखिरी शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन जाकर बैठा है। तो वो जो आखिरी शेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन जाकर बैठता है उसे हमने नाम दिया है वैलेंस शेल का। हम कहते हैं द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अज्यूम दैट अ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स by the overlap of orbital of two atoms. Two orbitals each containing one electron that are half filled would overlap to form single covalent bond. जो अकेले अकेले हैं वो बॉन्ड बनाएंगे, जो साथ हैं वो किसी और से बॉन्ड बनाने की जरूरत उनको नहीं है। The electrons of overlapping orbitals share a common region of high electron density along the line between two nuclei, जिसे हम नाम देते हैं बॉन्ड एक्सिस का। अब क्या कहता है सर ये? हम ये पढ़ लेते हैं। इट इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ रीजन ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द सेंट्रल एटम। जो कि पेपर में सवाल आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इट कैन बी यूज टू प्रिडिक्ट स्ट्रक्चर्स ऑफ मॉलिक्यूल। ये भी आपने याद रखना है कि इससे आपको स्ट्रक्चर्स पता लगते हैं। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू प्रिडिक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट कंटेन मल्टीपल बॉन्ड्स। इट डज फेल इन सम केसेस। यानी बहुत मुमकिन है कि कुछ चीज़ों में हमारे पास इससे सही जवाब ना आ रहे हों। अब बेटा अगर इसी वैलेंस शेल थ्योरी को हम थोड़ा सा आगे और समझने की कोशिश करते हैं तो मैं आपके सामने यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल बेटा ड्रॉ करता हूँ H2O। तो हम इसमें कहते हैं दैट इज ऑक्सीजन। एटॉमिक नंबर आपके पास इसका 8 है। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ पर बेटा एक हाइड्रोजन लग गया और यहाँ पर एक हाइड्रोजन लग गया। नाउ ये जो पेयर बना है आपके पास जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और एक ऑक्सीजन का है, इसे हम बेटा नाम देते हैं बॉन्ड पेयर, जो कि दो अलग अलग से मिलकर पेयर बनाए। एक जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है और एक जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, इसको बेटा हम नाम देंगे लोन पेयर। तो इस थ्योरी के मुताबिक आपके पास बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की वजह से शेप्स तब्दील होना शुरू हो जाती हैं। यानी वाटर H2O में जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हाइब्रिडाइजेशन तो भले ही आपके पास sp3 है, लेकिन उसका बॉन्ड एंगल चेंज हो रहा है। तो बॉन्ड एंगल किसकी वजह से चेंज हो रहा है? बॉन्ड एंगल लोन पेयर की वजह से चेंज हो रहा है। अगर बेटा मैं अमोनिया आपके सामने ड्रॉ करता हूँ तो नाइट्रोजन, ये 3 इस तरह बेटा आपके पास हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपके पास जो बॉन्ड बन गया है वो कौन सा बना? ये आपके पास फिर लोन पेयर आ गया और 3 आपके पास क्या आ गए? बॉन्ड पेयर आ गए। तो अमोनिया में भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 है। मगर हम कहते हैं कि सर हमारे पास इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है उसका एंगल चेंज होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस लोन पेयर। फिर आता है बेटा हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द ओवरलैप ऑफ 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट प्रोड्यूस 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जब भी ओवरलैप होगा तो क्या बनेगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। इन दिस प्रोसेस एनर्जी मस्ट बी कंजर्व्ड। The 2 molecular orbital result from the overlap of 2 atomic orbital in such a way that the electron waves was either reinforce or cancel each other. ये बहुत मुमकिन है कि वो एक दूसरे से मिलकर एक नई वेव बना दें या फिर एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दें। अब यहाँ पर हमारे पास बेटा कॉन्सेप्ट आता है सिग्मा और पाई बॉन्ड का। बच्चे बहुत परेशान रहते हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड को लेकर। तो आइए यहाँ पर हम इसको भी आसान तरीके से समझते हैं कि मैं यहाँ पर मेरा बेटा लिख रहा हूँ सिंगल, फिर लिखता हूँ सिग्मा,
और फिर लिखता हूँ स्ट्रॉन्ग। तो ये 3 बातें मेरे बच्चों को याद करनी है। सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग है। तो जो पहला बॉन्ड है सिंगल, वो सिग्मा भी है, स्ट्रॉन्ग भी है। इसके बरक्स पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा आपके पास? वीक हो जाएगा। और ये डबल या ट्रिपल होता है। ठीक है, तो अब इस तरह आपको याद करना है। पेपर में सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करने के लिए आते हैं। आपको कहा जाता है इस स्ट्रक्चर में सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करके बताओ कि कितने सिग्मा हैं और कितने पाई हैं। तो देखो, कार्बन ने कार्बन के साथ पहला बॉन्ड सिग्मा बनाया, हाइड्रोजन के साथ भी सिग्मा बनाया, यहाँ भी सिग्मा बनाया, यहाँ भी सिग्मा बनाया, यहाँ भी सिग्मा बनाया, और ये वाला पाई बनाया। तो कितने पाई हो गए बेटा? एक पाई हो गया। सिग्मा कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो आप कहते हैं इस मॉलिक्यूल में एक सिग्मा और 5, एक पाई और 5 सिग्मा बॉन्ड है। इस तरह एग्जाम में कोई सा भी बेटा हमें मॉलिक्यूल आ सकता है और उस मॉलिक्यूल की हमें कैलकुलेशन करने को कह सकता है। तो हम बड़ी आसानी के साथ उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। फिर इसके बाद ये वो शेप्स हैं, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट टू रिमेंबर, जिसमें आपके पास बोन पेयर, लोन पेयर, शेप और इसके साथ उसकी अरेंजमेंट लिखी हुई है। ये बेटा आप सबको याद करना है। टोटल पेयर 2 हैं, दोनों बॉन्डिंग पेयर हैं, तो शेप लीनियर होगी। BeCl2 HgCl4 ये इसकी एग्जाम्पल है। टोटल 3 हैं, तो आपके पास अगर ये बहुत मुमकिन है कि तीनों बॉन्ड पेयर हों, लोन पेयर ना हो, तो शेप कैसी होगी? ट्राइगोनल प्लेनर, जैसे BH3 है, BF3 है, AlCl3 है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि सर 2 बॉन्ड पेयर हैं, एक लोन पेयर है, तो देखो शेप चेंज हो गई, एंगुलर या बेंट हो गई, एग्जाम्पल यहाँ बदल गई। फिर चारों के चारों बॉन्ड पेयर हैं, तो टेट्राहेड्रल। 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, ट्राइगोनल पिरामिडल। 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, बेंच और एंगुलर। और हर मर्तबा आपके पास शेप का स्ट्रक्चर चेंज होता जा रहा है। इस बात को बेटा आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि तमाम बातें हमें समझ में आती जा रही हैं। अगला टॉपिक बेटा हमारे पास आता है हाइब्रिडाइजेशन। भैया हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है सर? देखो, हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्सिंग और जेशन का मतलब होता है फिनोमिना। तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या हो जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन का मतलब हो जाएगा मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। जब ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं तो वो आपके पास एक नई शेप बनाते हैं, नया कलर बनाते हैं, और इस पूरे फिनोमिना को हम नाम देते हैं हाइब्रिडाइजेशन का। मिसाल बेटा मैं आपको यूँ भी समझाऊंगा कि अगर मैं कहता हूँ हमने दूध लिया और रूह अफ़ज़ा लिया, तो दूध का अलग टेस्ट है, दूध की अलग शेप है, दूध का अलग कलर है। रूह अफ़ज़ा के साथ भी यही मामला है। लेकिन जब ये मिक्स हो जाते हैं तो क्या इनकी शेप, इनका कलर सेम रहता है या नया टेस्ट बनता है? तो आप कह रहे हैं सर इनका तो नया टेस्ट बन जाता है। जब इनका नया टेस्ट बनता है तो हम कहते हैं हमारे पास ये क्या कहलाएगा? ये हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगा। चूंकि एस की अपनी शेप होती है स्फेरिकल, पी की अलग शेप होती है डम्बल, लेकिन जब ये मिलते हैं तो नई शेप्स बनाते हैं। अब हाइब्रिडाइजेशन की 3 टाइप्स हैं। कौन कौन सी 3 टाइप्स हैं? सर हाइब्रिडाइजेशन की टाइप्स में हमारे पास है sp3, sp2 और sp। वैसे तो और भी होती हैं बेटा, डी में भी होती हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में डी वाली एग्जाम्पल शामिल नहीं है। हमारे कोर्स में हमारे पास sp1, sp2, sp3 है। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन के हवाले से। सर इट इज़ द इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल हैविंग सेम और डिफरेंट एनर्जी। Only those orbital that belong to isolated single atom can undergo hybridization। यानी हाइब्रिडाइजेशन बेटा सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड की होती है। द हाइब्रिड ऑर्बिटल दैट आर जनरेटेड आर इक्वल इन नंबर टू दैट प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। 4 ऑर्बिटल मिलेंगे तो आपको भी 4 ऑर्बिटल मिलेंगे, 6 ऑर्बिटल मिलेंगे तो आपको भी 6 ऑर्बिटल मिलेंगे। हाइब्रिड ऑर्बिटल कैन हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अपोजिट स्पिन। एक क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। sp3 का मतलब क्या होगा सर? एक s और 3 p मिलेंगे। तो इसमें अब आ जाता है कभी कभार कि कितना परसेंट किसका कैरेक्टर है। तो देखो 25% s का कैरेक्टर होगा और 75% p का कैरेक्टर होगा। इसी तरह अगर मैं sp2 पे पूछूंगा तो अब आपके पास रेशो क्या बन गया है? 1:2 का रेशो बन गया है। ये एंगल बेटा आप लोगों को याद करना है कि इनका एंगल कितना होगा? 109। ये देखो CH4 की एग्जाम्पल दी हुई है आपको यहाँ पर। CH4 में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। फिर इसके बाद हमारे पास आता है the mixing of 1s and 3p orbital to form 4 equivalent, सॉरी ये दोबारा हम रीड कर रहे हैं। sp2 पे आते हैं। the mixing of 1s and 2p, एक s और 2p मिलेंगे तो क्या बनाएगा? sp2। और अगर एक s और एक p मिलेगा तो क्या बनाएगा? sp।
अब पेपर में कोई भी मॉलिक्यूल बेटा दे देता है और कहता है कि बताओ उसमें हमारे पास कितने कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है। तो इसकी ट्रिक बेटा यहाँ पर आपके सामने इस वक्त नजर आ रही है, लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड। इनका जो आंसर आएगा, इनमें से जो आंसर आएगा वो उसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी। अगर इसका आंसर 2 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp है, अगर 3 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, अगर 4 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, अगर 5 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन dsp3 है, अगर 6 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन d2sp3 है। अब आप कहेंगे सर ये कैसे हो रहा है, अगर आप हमें एक्सप्लेन कर दें तो मैं आपके सामने बेटा अगर यहाँ पर एग्जाम्पल लेता हूँ CH4 की, तो CH4 में हमारे पास हर कार्बन क्या करता है, हर कार्बन बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन के साथ। तो टोटल कितने पेयर बन जाएंगे, 4 पेयर बन जाएंगे सर। और चारों के चारों कौन से बॉन्ड बनाएंगे, ऑब्वियसली सर चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। अब यहाँ देखिए 4 का आंसर क्या है, sp3, तो ये बात सही हो गई हमारी। अब आप कहेंगे सर वाटर की करके दिखाइए, H2O। तो H2O में कितने पेयर बन रहे हैं, 2 पेयर बन रहे हैं। ये 2 या 3 या 4 कैसे पता लग रहा है, साथ में जो लिखा हुआ है। लेकिन आपको पता है कि इसमें 2 लोन पेयर भी होते हैं, ठीक है। तो 2 + 2 कितना हो गया, 2 + 2 4 हो गया। हाइब्रिडाइजेशन फिर क्या आ गई, 4 की sp3 आ गई। फिर आप कहेंगे अच्छा सर अभी NH3 की एग्जाम्पल में बताएं। तो NH3 में क्या होता है बेटा, ये NH3 है, तो कितने पेयर बन गए, 3 बन गए। इसमें एक लोन पेयर भी होता है, 3 + 1 फिर कितना हो गया, 4 हो गया। और 4 में हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई, sp3 आ गई। तो इसका मतलब है कि सर हमारे पास इस चार्ट की मदद से ये ट्रिक हमें मिल गई कि कैसे हम जल्दी जल्दी हाइब्रिडाइजेशन को ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ तक बेटा इस चैप्टर की तमाम चीज़ें थी जो हमने डिस्कस करनी थी। अब आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग मौजूद हैं और जिन ड्राइव्स पर आप लोगों को एक्सेस है इस चैप्टर के, बेटा ये कुछ MCQs हैं जिनको अभी मैं ड्राइव पर अपलोड कर रहा हूँ। लेक्चर देखते ही आपने फ़ौरन ड्राइव पर जाना है और आपने इन MCQs को देखना है। ये MCQs आपके पास, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपके पास इनकी एक्सप्लेनेशन भी नीचे लिखी हुई है। तो जैसे जैसे आप MCQ देखते हैं, करेक्ट आंसर की तरफ जाते हैं, एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलती है, तो आपका टॉपिक और क्लियर हो जाता है। तो इस तरह हमने अपनी केमिस्ट्री का एक और टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग समझ लिया। डेली हम इन चैप्टर्स को समझ रहे हैं ताकि वक्त से पहले हम अपना कोर्स कंप्लीट कर लें। कल आपका जो टेस्ट होगा वो इसी चैप्टर से बेस कर रहा होगा, यानी थॉरली अब इस चैप्टर को आपने रीड करना होगा। और हमारा जो प्रैक्टिस रही है कि एक दिन हम लेक्चर लेते हैं, नेक्स्ट डे हम उसका गूगल पे टेस्ट रख देते हैं ताकि वो टॉपिक आपके लिए बिल्कुल क्लियर हो जाए। बहुत शुक्रिया आप तमाम का। अटेंडेंस अब आप लोगों को मार्क करनी है बेटा इस लेक्चर की। ये लेक्चर भले ही रिकॉर्डेड लेक्चर था, लेकिन आपसे कहा गया था कि अब ये कुछ वक्त के बाद हट जाएगा। ये लेक्चर जिन लोगों ने लाइव अटेंड किया था, उसी वक्त बैठे थे क्लास के टाइम पर, इसे वही देख सके लेक्चर्स को, ये लेक्चर अब रिमूव हो जाएगा। अटेंडेंस के लिए आप अपने नाम के साथ मैसेज कर देंगे मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, तो आप तमाम लोगों की अटेंडेंस मार्क कर दी जाएगी। अपना ख्याल रखना मेरे बच्चों, अल्लाह हाफिज़।